Welcome back to Ajinachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss the combined current affairs for 12th and 13th of September. Right, here the question number 1 is, which product has been added in the revised Transport and Marketing Assistance for Specified Agriculture Product Scheme? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्कीम में। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज याद रखनी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को नया नया अभी ऐड किया गया है, एलिजिबल किया गया है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। किस स्कीम के अंतर्गत? स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है क्या। तो इस स्कीम के अंतर्गत इंडिया के जो ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनका बाहर एक्सपोर्ट में अच्छा खासा ट्रेंड हो सकता है, अच्छा स्कोप हो सकता है, उनके फ्रेट और मार्केटिंग के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनकी जो ट्रांसशिपमेंट है, प्रमोशन है, ब्रांडिंग है, वो सब इजीली की जा सके और उन्हें किसी तरीके का एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या एक्सपोर्ट में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती ताकि इजीली फ्लो हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स का आउटसाइड मार्केट में या ओवरसीज मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल डे कमेमोरेटेड ऑन। साउथ साउथ कॉपरेशन की बात चल रही है, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए एक दिन सुनिश्चित किया है जो कि है 12th ऑफ सितंबर। 12th ऑफ सितंबर को हर साल साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि हमारे जो सदर्न कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे ये पूरा अपना वर्ल्ड है, आप ग्लोबल मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, उन कंट्रीज में आपस में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लेकर जो कॉपरेशन है, जो ट्रीटीज है, उनको ठीक तरीके से एम्फेसिस करने के लिए ये दिन बेसिकली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजय रूपाणी हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? एंड द आंसर इज गुजरात। आप सभी जानते होंगे विजय रूपाणी जी जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अब उन्होंने अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। तो ऐसा क्या हो रहा है आखिरकार जो बीजेपी के कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर्स इस्तीफा देते जा रहे हैं, रिजाइन करते जा रहे हैं, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो अब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी को 11 सितंबर को राजभवन में। इसी के साथ साथ जो कुछ और मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनमें शामिल है बीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के सीएम थे, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के। तो एक श्रृंखला चली आ रही है मुख्यमंत्रियों के इस्तीफा की। क्या रीजन है इसके पीछे, ये हमें धीरे धीरे पता लगेगा। खैर, हमें यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा किस स्टेट के गवर्नर कौन है और किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने और बोला इनमें से किसने अभी 2021 में इस्तीफा दिया है और किसने नहीं दिया, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट। तो बात करें अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, तो 2014 में उसके बाद से गुजरात में कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, यानी कि मोदी जी के बाद से गुजरात में जो भी सीएम आए उन्होंने अपने मिड टर्म में ही रिजाइन कर दिया। जबकि विजय रूपाणी जी 182 में से 99 सीट्स जीतकर भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे 2017 में विधानसभा चुनाव जीतकर, और ये उनका दूसरा कार्यकाल था। 2016 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे विजय रूपाणी, तो 16 और 17 में इन्होंने 2 कार्यकाल जीते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर 16th असेंबली ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ASOSAI in 2024, who has been appointed as the chairman of the assembly on behalf of India. Here the options are GC Murmu, Rajiv Maharshi, Tathagat Roy या फिर शशिकांत शर्मा। एंड आंसर इज ऑप्शन ए जीसी मुर्मू। ये हैं जीसी मुर्मू जी, इन्हें ये भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 148 इससे रिलेटेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैग किस आर्टिकल से संबंध है, तो आर्टिकल 148।
तो कैग है ये इंडिया के जीसी मुर्मू, इन्हें अभी चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असोसाई का चेयरमैन चुना गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 2024 से 2027 के लिए, एंड ये 16th असेंबली होगी असोसाई की 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Sardar Dham Bhavan in which city of the country recently? सरदार धाम भवन ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, और आप इससे ये आंसर का आइडिया लगा सकते हैं कि किस स्टेट में होगा, गुजरात में होगा, और गुजरात में है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन जाता है गुजरात से अहमदाबाद, राइट। तो पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन को इनॉग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बिल्डिंग है सरदार धाम भवन की। ये बेसिकली किस लिए बनाई गई है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, ताकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को रहने की उत्तम व्यवस्था दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been appointed as the new chief executive officer of Yahoo? Yahoo के CEO आपको बताने हैं, और ये हमारे आंसर है ऑप्शन बी, जिम लैंजोने। जिम लैंजोने नए CEO है याहू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has developed a new API to enable checking of COVID-19 vaccination status? COVID-19 वैक्सीनेशन स्टेटस को इंडिविजुअल तौर पर चेक करने के लिए एक नया API लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है या किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोविन पोर्टल के द्वारा। आप सभी को याद होगा कोविन पोर्टल, हम लोगों ने जब वैक्सीनेशन का शेड्यूल किया था तो कोविन पोर्टल के थ्रू ही वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग हो रहे थे। इस पे गवर्नमेंट ने पूरा डेटा शेयर किया था कि कितने वैक्सीनेशंस लग चुके हैं, कितने लोगों को, कितने लोग बाकी हैं, राइट। तो कोविन पोर्टल के द्वारा ही एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API लॉन्च किया गया है कॉल्ड नो योर कस्टमर्स और क्लाइंट वेरिफिकेशन स्टेटस, यानी KYCVS। ये क्या करेगा, ये बेसिकली हर एक इंडिविजुअल के स्टेटस को बताएगा। अगर आपने किसी इंडिविजुअल का आधार कार्ड नंबर या कोई भी ID नंबर डाला है तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, उसने कितने डोज वैक्सीनेशन के लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, राइट। मोबाइल नंबर और नेम से भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर आपको इस पे रजिस्टर करना है तो सेम प्रोसेस है जो कि कोविन पे होती थी। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके फोन पर OTP आएगा, और जैसे ही आप उस OTP को एंटर करेंगे आपकी सारी डिटेल्स आपको इस API के थ्रू नजर आने लगेगी, राइट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस स्टेटस को बताता है ये कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। किसका पोर्टल है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रन किया जा रहा है कोविन पोर्टल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज हेल्ड अ मैरिटाइम अफेयर्स डायलॉग? तो इंडिया ने मैरिटाइम अफेयर्स डायलॉग ये किया है जापान के साथ, और ये 6th टाइम है जब इंडिया और जापान साथ में मैरिटाइम अफेयर्स डायलॉग कर रहे हैं। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा इस बार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, धीरे धीरे थर्ड वेव की आने की आशंका है, तो अभी सारी चीजें वर्चुअल फॉर्मेट में ही कोशिश की जाती है। इस मैरिटाइम अफेयर डायलॉग का जो मेन एम है वो है कि हम जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर उन पे चर्चा की जाए और आइडियाज को एक्सचेंज किया जाए, एनवायरमेंट को लेकर, रीजनल कोऑपरेशन को लेकर, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Who is the Minister of State for External Affairs who has recently delivered the keynote in the 4th Conference of the Protectors of Immigrants? सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी देश में माइग्रेशन 2 तरह से होता है। एक तो अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे इमिग्रेशन, राइट, इमिग्रेशन। और अगर हमारे देश से कोई बाहर जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे एमिग्रेशन। तो यहाँ पर माइग्रेशन कौन सा वाला हो रहा है? एमिग्रेशन वाला, ठीक है। एमिग्रेंट्स की बात चल रही है, यानी हमारे देश से बाहर जाने की बात चल रही है। तो प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर के डेस्टिनेशंस में कहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप बाहर अपने करियर को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में यूथ्स को, वर्कर्स को इन्फॉर्म करते हैं प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स। यानी कि आप एमिग्रेशन करना चाहते हो, आप अपने देश को छोड़कर बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए जाना चाहते हो, तो पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि आपको कहाँ पर फायदा
फायदा होगा, कहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, राइट। तो ये बेसिकली काम होता है प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स का। तो अभी कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिन्होंने 4th कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स की डिलीवर की है? तो हमें बताना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये है वी मुरलीधरन, याद रखिएगा वी मुरलीधरन जी, राइट। इमेज में आप देख सकते हैं 10 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुई विद द डेट ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ एमिग्रेशन एक्ट 1983, क्योंकि 10 सितंबर को ही एमिग्रेशन एक्ट 1983 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी अ डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड? डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट की गई है न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी के द्वारा, राइट। इस पे एक सेमिनार भी कंडक्ट कराया गया था पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड। आप अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आपको ह्यूमन कैपिटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ध्यान से करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी टोटली डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो वहां पे रिसोर्सेज को हैंडल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना आसान होगा, इक्विटेबल शेयरिंग हो सकती है रिसोर्सेज की। लेकिन अगर रिसोर्सेज बहुत ही कम है और पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि आप किस तरीके से रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल, राइट। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेमिनार है बेसिकली फोकस किया है हेल्दी पीपल हेल्दी फ्यूचर के लिए दिल्ली में, और डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इसे भी इनॉग्रेट किया गया, जो बताएगा कि पॉपुलेशन के क्या ट्रेंड्स हैं पिछले कुछ सालों में और आने वाले सालों में। इसी के साथ इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी ने, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी इन असम, डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंटर रिलेशंस, जो कि लिखी गई है डॉक्टर दीपांजलि हेलोई एंड डॉक्टर सुरेश शर्मा जी के द्वारा, राइट। तो याद रखिएगा इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी इन असम, ये किताब किसने लिखी है, राइटर्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब? तो बनवारी लाल पुरोहित जी को चुना गया है गवर्नर ऑफ पंजाब के तौर पर, और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया इन्हें। ये तमिलनाडु के भी गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि अब गवर्नर ऑफ पंजाब का भी रोल प्ले करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट डिजाइन टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली आउट ऑफ द एयर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? आइसलैंड में से इनॉग्रेट किया गया है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कैप्चर कर लेगा एयर में से, राइट। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से कैप्चर कर लेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस प्लांट का नाम है ऑर्का, विच मीन्स एनर्जी। आइसलैंड की भाषा में एनर्जी को हम ऑर्का बोलते हैं, राइट। सो इट विल सक अप 4000 tons of CO2 every year, so it is a huge amount। अगर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सकअप कर रहा है ये, तो काफी ज्यादा एनवायरमेंट से कार्बन की मात्रा घटाई जा सकती है। ये आप देख सकते हैं प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 502 ये किस कंट्री का है? तो ये चाइना का है। कई बार मैचिंग्स में पूछ लिया जाता है, कई सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, कि भाई ये किस कंट्री के है, तो गाओफेन 502 चाइना का है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड? प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, जो कि असम के भी गवर्नर हैं, इन्हें नागालैंड का भी गवर्नर नियुक्त किया गया है। एडिशनल गवर्नमेंट है ये, नागालैंड और असम दोनों ही जगह का कार्यभार इनके ऊपर है, राइट। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay connected with Edge Natural.